Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about unconventional promotion method and marketing communication budgeting. So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे what are the unconventional promotion method. So देखो unconventional का मतलब क्या है. कन्वेंशनल यानी कि ट्रेडिशनल मेथड जो पुराने टाइम में यूज़ किए जाते थे. अनकन्वेंशनल यानी कि जो ट्रेडिशनल नहीं है, जो नए टाइम में यूज़ किए जा रहे हैं, जो मॉडर्न टाइम में प्रमोशन मेथड हम यूज़ करते हैं, दैट आर अनकन्वेंशनल प्रमोशन method. In a marketplace, overflowing with advertisers grabbing the attention of consumer can be a battle using method to promote the product beyond conventional promotion technique. कि आज के टाइम पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो अपने जो पब्लिक है, जो कंज्यूमर्स हैं, उन्हें अवेयर करे अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग. अदरवाइज इतने ज़्यादा सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं कि आपको मान लो बिस्किट लेने जाना है तो इतने ज़्यादा बिस्किट के ब्रांड्स आपको मिलेंगे कि आप किसी से भी खरीद सकते हो. तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने, मान लो ओरियो है, अगर उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट कंटिन्यू नहीं रखी, अपनी ब्रांड बिल्डिंग नहीं की, तो कस्टमर कभी भी स्विच कर सकते हैं. सो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रमोशन करना. और इसीलिए आप सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड पे रिलाई नहीं कर सकते कि आप सिर्फ टीवी में ऐड दे रहे हो तो वो इनफ है, या फिर आप सिर्फ रेडियो में ऐड दे रहे हो तो वो इनफ है. क्योंकि आज के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि सब टीवी और रेडियो को यूज़ कर रहे हो. बहुत से ऐसे बच्चे हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो टीवी नहीं देखते, अब बिल्कुल नहीं देखते. तो इसका मतलब क्या है, आप अपनी उस ऑडियंस तक तो पहुँच ही नहीं पा रहे. तो इसीलिए आपको अनकन्वेंशनल मीडिया यानी कि मॉडर्न जो फॉर्म्स हैं जहाँ पर आप प्रमोशन कर सकते हो, उनका यूज़ करना चाहिए. सो दैट आप अपनी टारगेटेड ऑडियंस को अवेयर कर सको, इन्फॉर्म कर सको और अपने ब्रांड की बिल्डिंग कर सको. सो व्हाट आर दी अनकन्वेंशनल मेथड, कि आज के टाइम पे कौन कौन से मेजर मेथड हैं जो यूज़ होते हैं. सो फर्स्ट इज़ स्पॉन्सरशिप. स्पॉन्सरशिप क्या है, जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, सब मीन्स ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लगाते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जब स्पॉन्सर करती है, आपने कोई रियलिटी शो देखे होंगे, टीवी शोज़ देखे होंगे, मूवीज़ देखी होंगी, तो उनमें जब भी मूवी का इंट्रोडक्शन आता है ना, उसके बाद आता है स्पॉन्सर्ड बाय. तो स्पॉन्सर्ड बाय का मतलब क्या है, उस कंपनी ने उस मूवी को, उस सीरियल को, उस चैनल को पैसे दे रखे हैं कि उनका नाम स्पॉन्सर में लिया जाए, ताकि जितने भी लोग उस सीरियल, उस मूवी को देख रहे हैं, वो क्या हो सके, उस कंपनी के रिगार्डिंग अवेयर हो सके. जैसे कपिल शर्मा शो आता है तो उसके बाद वो स्पॉन्सर बाय बोलता है, तो इसका मतलब क्या है, उन सारी कंपनीज ने पैसे दिए हैं ताकि उनका नाम लिया जाए, सो दैट जितने भी लोग द कपिल शर्मा शो को देखेंगे वो सब क्या कर पाएंगे, आपकी कंपनी के रिगार्डिंग अवेयर हो जाएंगे. सो स्पॉन्सरशिप क्या है, एक लेटेस्ट प्रमोशन मेथड है जो यूज़ किया जाता है. Sponsorship promotion is practiced by organization when an organization give money for an event against promotion of its brand name. कि आप किसी भी इवेंट को, किसी भी पर्सन को, किसी भी मूवी को, किसी भी शो को पैसे देते हो ताकि आपका ब्रांड नेम यूज़ किया जाए, शो किया जाए, सो दैट आप अपनी मार्केटिंग कर सको. दैट इज़ स्पॉन्सरशिप. और इसका एग्जांपल क्या हुआ, जो भी मूवीज़ हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया था कपिल शर्मा शो का, स्पॉन्सर्ड बाय वो बोलते हैं, या फिर केबीसी आता है वो स्पॉन्सर्ड होते हैं. तो ये सब क्या है, हमारी स्पॉन्सरशिप मार्केटिंग है. देन आता है इवेंट मार्केटिंग. अब इवेंट मार्केटिंग क्या है, उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए इवेंट क्या है. देखो इवेंट क्या होता है, जहाँ पे पब्लिक गैदरिंग हो, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल इकट्ठे होंगे. तो ये हमें पता है कि वहाँ पे अगर एक इवेंट हो रहा है तो वहाँ नंबर ऑफ पर्सनस असेंबल होंगे, वहाँ नंबर ऑफ पर्सन गैदर होंगे. वो एजुकेशन का इवेंट हो सकता है, मार्केटिंग का हो सकता है, किसी भी तरीके का इवेंट होना. तो एक फॉर एग्जाम्पल मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मुझे पता है कोई ना कोई इवेंट हो रहा है, एक मीन्स इंडिया में मान लो कि G20 की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मुझे ये पता है ये इवेंट होगा, तो मैं क्या करूंगी कि उस इवेंट से खुद को लिंक कर दूंगी. ऑब्वियसली मुझे उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, बट मैं अगर उससे खुद को लिंक करूंगी तो मुझे पता है वहां पे नंबर ऑफ पीपल आएंगे. तो अगर वहां पे बैनर पे मेरा नाम लिखा होगा या फिर वहां मेरी कंपनी का नाम लिखा होगा तो ऑब्वियसली मुझे मार्केटिंग मिलेगी. सो दैट इज इवेंट मार्केटिंग. सो इवेंट मार्केटिंग में प्रमोशन कंपनी क्या करती है, अपने आप को इवेंट से लिंक कर देती है, उस थीम से लिंक कर देती है और उसके थ्रू अपना प्रमोशन करती है. दैट इज़ इवेंट मार्केटिंग. तो सबसे पहले था स्पॉन्सरशिप, कि आप किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी पर्सन को स्पॉन्सर करते हो, पैसे देते हो और उसके बाद अपने आप को स्पॉन्सर करवाते हो. दैट इज़ स्पॉन्सरशिप. सेकेंड इज़ इवेंट मार्केटिंग, कि पर्टिकुलरली सिर्फ एक इवेंट के साथ जब आप लिंक हो जाते हो और आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रमोशन करते हो, दैट इज़ इवेंट मार्केटिंग.
थर्ड इज़ स्पोर्ट्स मार्केटिंग। स्पोर्ट्स मार्केटिंग काफ़ी पॉपुलर है और ये हर नेशन में कैसे की जाती है, जिस नेशन में जो स्पोर्ट्स ज़्यादा पॉपुलर होता है ना वहाँ पे यूज़ की जाती है। जैसे इंडिया में क्रिकेट बहुत लोग देखते हैं, तो आप IPL देखते हो, तो IPL में टाटा अपनी मार्केटिंग कर सकता है। कैसे कर रहा है? क्योंकि टाटा IPL ऐसे लिखा आ जाता है। साथ साथ आपने देखा होगा कि जितनी भी टीम्स हैं उन टीम की जो जर्सी होती है उनके ऊपर भी कंपनीज़ के नाम लिखे होते हैं। जैसे रिलायंस का नाम लिखा है, ड्रीम 11 का नाम लिखा है। तो वो क्या कर रहे हैं? स्पोर्ट्स मार्केटिंग कर रहे हैं कि आप या तो टीम को सपोर्ट कर रहे हो या फिर जो आपके मेंबर्स हैं, टीम के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हो और उसके थ्रू अपनी मार्केटिंग कर रहे हो। अब जितने भी लोग मैच देखेंगे वो ऑब्वियसली टाटा IPL उन्हें साफ साफ दिखाई देगा। अपने प्लेयर को देखेंगे, जो प्लेयर खेल रहे हैं, तो उनकी जर्सी पे लिखा दिखाई देगा। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? मार्केटिंग कर सकते हो। सो इट इज़ अ सब डिवीजन ऑफ मार्केटिंग जो दोनों चीज़ों को प्रमोट करेगा, स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करेगा और किसको? क्योंकि उन्हें पैसे मिलेंगे तो ऑब्वियसली हमारा स्पोर्टिंग और ज़्यादा अच्छे से हो सकेगा, एंड किसको? हमारे प्रोडक्ट्स को भी मार्केटिंग करेगा। देन आती है कोज मार्केटिंग, और इसे हम क्या बोल सकते हैं? कोज रिलेटेड मार्केटिंग। ये एक ऐसी मार्केटिंग है जिसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए वर्क कर रही है खुद को लिंक कर देती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। यहाँ आएगा नॉन प्रॉफिट। सो ये क्या कर रही है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से खुद को कनेक्ट कर रही है। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी के लिए काम कर रही है, प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रही, उसके साथ जुड़ जाती है और फिर मार्केटिंग करती है, दैट इज कोज रिलेटेड मार्केटिंग, जिसके अंदर आप सोशल और चैरिटेबल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ जुड़ जाते हो। तो जब भी किसी को पता चलता है, यानी कि जो चैरिटेबल फर्म है उसके प्रमोशन में ये आता है कि चैरिटेबल इस ऑर्गेनाइजेशन ने, फॉर एग्जाम्पल हमने टाटा का एग्जाम्पल लिया, टाटा मान लो किसी एक NGO से जुड़ गए, तो NGO क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो उस NGO में जितने भी लोग आएंगे उनको सबको पता चलेगा कि टाटा भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो टाटा की ऑब्वियसली मार्केटिंग होगी या नहीं? तो वो हमारी क्या है? कोज रिलेटेड मार्केटिंग। देन वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग क्या है? ये सबसे ज़्यादा वन ऑफ द प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है और इस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है। अब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो आप उस पर 50, 60, 70% ट्रस्ट कर सकते हो, लेकिन आपके माइंड में हमेशा ये रहता है क्या पता सच बोल भी रहे हैं या नहीं बोल रहे, मैंने कौन सा टेस्ट करके देखा है। बट अगर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको सही में बताते हैं कि भाई मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, तो वो आपको एक ट्रस्ट देता है, एक बिलीव देता है कि हाँ भाई इन्होंने यूज़ किया है तभी हमें बता रहे हैं। तो वही हमारे क्या होती है? वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग। वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग कौन करते हैं? हमारे कंज्यूमर्स करते हैं। जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट को यूज़ किया है वो डेफिनेटली अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को उसके बारे में बताएंगे। अगर वो अच्छा रहा होगा तो वो पॉजिटिव मार्केटिंग होगी, बुरा रहा होगा तो वो नेगेटिव मार्केटिंग होगी। और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है जिसे एक ऑर्गेनाइजेशन आज के टाइम पे बहुत यूज़ करती है, कि वो इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करे और कस्टमर को मोटिवेट करे कि अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं तो आगे भी वो सबको रिकमेंड करें। देन एग्जीबिशंस एंड ट्रेड फेयर। एग्जीबिशंस का मतलब क्या है? जहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स क्या होंगे, एक ही सिंगल रूफ, एक ही प्लेस पे नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो अपने अपने प्रोडक्ट को दिखा रहे होते हैं ताकि लोगों को अवेयर कर सके। देखो एग्जीबिशन लगता है तो हम क्या देखने जाते हैं? सब अपना अपना प्रोजेक्ट लेके, अपना अपना प्रोडक्ट लेके शो कर रहे होते हैं, सो दैट जितने भी लोग उस एग्जीबिशन में आएंगे आप उन्हें क्या कर सकते हो? अपने ब्रांड के रिगार्डिंग अवेयर कर सकते हो, इन्फॉर्म कर सकते हो, सो दैट वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे। ऐसे ही ट्रेड फेयर होता है। ट्रेड फेयर भी एक तरीके का एग्जीबिशन ही है जहाँ पे सब जो भी कंपनीज आई होती हैं वो अपने प्रोडक्ट को शो करती हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करती हैं, साथ साथ जो अपने कंपिटिटर्स हैं, राइवल्स हैं, उनको भी देखते हैं कि वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं और ट्रेंड्स और अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती हैं। सो दीज आर द वेरियस अनकन्वेंशनल प्रमोशन मेथड जो आज के टाइम पे बहुत यूज़ होते हैं, जैसे स्पॉन्सरशिप मार्केटिंग, स्पोर्ट्स मार्केटिंग, इवेंट मार्केटिंग, एग्जीबिशन एंड ट्रेड फेयर, कोज रिलेटेड मार्केटिंग। दीज आर द popular ones. Now another topic is मार्केटिंग कम्युनिकेशन बजटिंग। मार्केटिंग कम्युनिकेशन बजट का मतलब क्या है? तो उसके लिए सबसे पहले क्लियर क्या होना चाहिए कि बजट क्या होता है। देखो बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि हमें कितना पैसा हम लगा सकते हैं और कितना पैसा किस चीज़ में हमें लगाना है, उसी को हम बजट बोलते हैं, जो एक फ्यूचर की किसी भी चीज़ के लिए होता है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन बजटिंग क्या हुआ कि हमें अपनी मार्केटिंग में कितना पैसा लगाना है, कितनी हमारी कैपेसिटी है, एडवर्टाइजमेंट में कितना लगाएंगे या
या फिर सेल्स प्रमोशन में कितना लगाएंगे, उस चीज़ को डिसाइड करना ही क्या होता है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन बजट। अब हमारी मार्केटिंग कम्युनिकेशन का बजट कितना होगा, उसे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टू बी अटेंड, कि आपको क्या ऑब्जेक्टिव अटेन करना है। आपको लोगों को सिर्फ अवेयर करना है या फिर उन्हें इन्फॉर्म भी करना है, परसुएड भी करना है, रीइंफोर्स भी करना है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। जितना डीप ऑब्जेक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा आपको बजट चाहिएगा, क्योंकि उतने ही ज़्यादा आपको लोगों को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। देन कवरेज एक्सपेक्टेशंस, आप क्या चाहते हो कि आप 100 लोगों को अवेयर करो या फिर आप 1000 लोगों को अवेयर करो, कितनी कवरेज चाहते हो। जितनी कवरेज ज़्यादा आपको चाहिए, आप चाहते हो कि आप पूरे इंडिया को सर्व कर सको और आप चाहते हो सिर्फ हरियाणा को सर्व करो, तो सिर्फ हरियाणा में मार्केटिंग करने का बजट कम रहेगा। जितनी ज़्यादा कवरेज होगी उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, बजट होगा। देन प्रोडक्ट क्लास, कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, कन्वीनियंट प्रोडक्ट है, शॉपिंग गुड है, स्पेशलिटी गुड है, किस तरीके का गुड है। अब कन्वीनियंट गुड्स क्या होते हैं, जो डे टू डे बेसिस पे हमें परचेज करने हैं, तो यानी कि हम उन्हें बहुत रेगुलर फ्रिक्वेंटली परचेज करते हैं। जैसे सोप है, ये सब चीज़ें, सोप है या फिर आप शैम्पू का यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी बहुत कॉमन बेसिस पे आप यूज़ करते हो। ब्रेड है, तो इस सब चीज़ों में क्या होता है कि आपको लगातार कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, तो यहाँ बजट आपको हाई चाहिएगा। और ये चीज़ें जो शॉपिंग गुड्स होते हैं, स्पेशलिटी गुड होते हैं, ये बहुत फ्रिक्वेंटली आप परचेज नहीं करते। कि आपने मान लो फ्रिज खरीदना है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप रोज़ फ्रिज खरीदोगे। ऐसा हो गया एक बार खरीद लिया तो 4-5 साल बाद दोबारा खरीदो, तो इसका मतलब क्या है, उसमें हमें बार बार उतनी फ्रिक्वेंसी से नहीं देना होता, तो यहाँ बजट कम हो सकता है। तो आपका प्रोडक्ट कैसा है वो भी अफेक्ट करता है। देन स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि आप अपनी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज पे हो, इंट्रोडक्शन पे हो, ग्रोथ पे हो, मैच्योरिटी पे हो या डिक्लाइन। जब आप इंट्रोडक्शन पे हो यानी कि आप पहले ही स्टेज पे हो, अभी आप इंट्रोड्यूस ही हुए हो, तो यानी कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जस्ट इस्टेब्लिश हुई है, आपने सर्व करना शुरू ही किया है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बजट आपको चाहिए, क्योंकि आपको हाई लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग करनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने के लिए। डिक्लाइन वाली यानी कि अब आपकी सेल्स कम होने लगी है, इंट्रोडक्शन होने के बाद क्या होती है, ग्रोथ होती है, यहाँ पे स्टेबल लेवल की चाहिए होती है। मैच्योरिटी में भी आप थोड़ा कम ही कर देते हो अपनी एडवर्टाइजमेंट को, तो यहाँ बजट कम चाहिए होता है। बट इंट्रोडक्शन स्टेज पे आपको ज़्यादा बजट चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अवेयर कर रहे हो। देन इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना ही तो आप करोगे। अब मान लो मार्केट के अंदर ही बूम या रिसेशन चल रहा है, अगर हमारी पूरी इंडिया रिसेशन में है यानी कि मंदी चल रही है, तो वहाँ आप अपने बजट को क्या कर लेते हो, कट कर लेते हो। और बूम चल रहा है, बहुत अच्छी चल रही है इकोनॉमी, तो आप क्या करते हो, ज़्यादा अच्छा बजट रखते हो। आपकी क्या कैपेसिटी, आपके पास कितने फंड अवेलेबल हैं, वो भी अफेक्ट करता है कि आपकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन का कितना बजट होगा। और इसी को हम क्या भी बोल देते हैं, मार्कोम बजट, मार्केटिंग कम्युनिकेशन बजट यानी कि मार्कोम बजट। तो मार्कोम बजट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम कितनी कवरेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट क्लास क्या है, स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ नेशन, एंड हमारे पास कितने फंड अवेलेबल हैं। अब बजट को डिसाइड करने की हमारी क्या प्रोसेस होती है, सबसे पहले आप मार्कोम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो, यानी कि आप अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव बताओ कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि अभी हमने देखा ना कि हमारा बजट कितना होगा, उसमें एक फैक्टर था जो अफेक्ट कर रहा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सबसे पहले तो हमें अपना ऑब्जेक्टिव देखना होता है कि हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्यों करना चाहते हैं। उस ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने के बाद क्या करो, ये बताओ कि इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने होंगे। जितने ज़्यादा टास्क होंगे उतना ज़्यादा पैसा लगेगा। तो एक जो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया है उसे अचीव करने के लिए कौन कौन से टास्क या एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी है, उस चीज़ को डिटरमाइन करना। अब हर एक टास्क में कितना पैसा लगेगा। फॉर एग्जांपल मेरा ऑब्जेक्टिव है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कर सकूँ, अवेयर कर सकूँ। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने के लिए मुझे एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, सेल्स प्रमोशन करना पड़ेगा। ये वो वेरियस टास्क हैं जो मुझे परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब एडवर्टाइजमेंट में कितना पैसा लगेगा, सेल्स प्रमोशन में कितना पैसा लगेगा, उस चीज़ को प्रिपेयर करके मैं अपना मार्कोम बजट प्रिपेयर कर लूँगी। सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव को देखना, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए क्या क्या टास्क करने हैं, उन टास्क में कितने पैसे लगेंगे, उनका जो सम आएगा वो मेरा क्या बन जाएगा, मार्कोम बजट। और फिर उसे मैं क्या करूँगी, अप्रूव टॉप मैनेजमेंट उसे कर देगी। अगर उन्हें लगेगा कि इसमें किसी चीज़ की चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो मॉडिफिकेशन की जाएंगी और फिर उसको फाइनली अप्रूव कर दिया जाएगा। अप्रूव करने के बाद उसे एलोकेट कर दिया जाता है।
यानी कि एडवर्टाइजमेंट में इतना आपको लगाना है, सेल्स प्रमोशन में इतना लगाना है, हर जगह एलोकेट कर देना। और फिर ये देखना कि क्या हम जो चाहते थे उस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर पाए या नहीं, उसे मॉनिटर करना। अगर हम ऑब्जेक्टिव को नहीं अचीव कर पाए तो कहाँ हमसे कमी रह गई, उस वहाँ पे करेक्टिव एक्शंस लेना। सो ये प्रोसेस हमारी क्या है, मार्कोम बजट की प्रोसेस थी। अब कौन कौन से मेथड्स आप यूज़ कर सकते हो बजट को डिटरमाइन करने के लिए कि कितना बजट आपको चाहिए, क्योंकि देखो प्रोसेस में क्या था, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, उसके बाद टास्क और उसके बाद अपना बजट को डिटरमाइन करना। तो यहाँ जब आप बजट डिटरमाइन कर रहे हो तो इनमें से किसी ना किसी एक मेथड को यूज़ करके ही आपने क्या किया है, बजट को डिटरमाइन किया है। तो वो कैसे मेथड हो सकते हैं, वो दो तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, या तो टॉप डाउन अप्रोच के मेथड होते हैं या बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब क्या है, मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया कि इतना बजट है, उसके बाद सब में एलोकेट कर लिया कि हम 1 करोड़ ही मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करेंगे। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, जितना भी जिसको डिवाइड करना था कि सबको हमने 25-25 लाख क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये तो क्या है, टॉप डाउन अप्रोच, कि टॉप मैनेजमेंट पहले बजट डिसाइड कर लेती है, उसके बाद डिवीजन होता है। बॉटम अप अप्रोच मतलब यानी कि नीचे से ऊपर, कि पहले हम ये बताते हैं एडवर्टाइजमेंट में हमें कम से कम 50 लाख चाहिएंगे, सेल्स प्रमोशन में हमें 20 लाख चाहिएंगे, और पब्लिसिटी के अंदर हमें 10 लाख चाहिएंगे, और जो पर्सनल सेलिंग हमें करनी है उसमें भी हमें 30 लाख चाहिएंगे। तो इसमें अब हमें क्या चाहिए, 1 करोड़ 10 लाख रुपए चाहिए। उसके बाद टॉप मैनेजमेंट क्या करती है, यानी कि सब अपना इंडिविजुअल बजट बनाने के बाद, बॉटम से ऊपर के बाद फिर हमारा फाइनल बजट प्रिपेयर किया जाता है कि 1 करोड़ 10 लाख का बजट है। सो टॉप डाउन कि पहले ही बजट बता देना और उसे डिवाइड करना, बॉटम अप पहले इंडिविजुअल का बताना कि कितना स्पेंड होगा, उसके अकॉर्डिंग टोटल बजट को डिटरमाइन करना, वो बॉटम अप अप्रोच होती है। सो टॉप डाउन अप्रोच के अंदर कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, कि जितनी हमारी सेल्स होगी उसका कितना परसेंटेज हम क्या रखेंगे, एज अ बजट के रखेंगे कम्युनिकेशन का। कि मान लो हमारी 10 लाख अगर हमारी सेल हो रही है तो उसका 10% किसके अंदर जाएगा, मार्केटिंग के अंदर जाएगा। कि अगर 10 लाख सेल हुई तो 1 लाख रुपए हमने किस चीज़ के लिए रख लिए हैं, अपने मार्केटिंग के लिए। तो सेल्स की क्या परसेंटेज रखनी है, ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है ऑल यू कैन अफोर्ड, कि जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना पैसा स्पेंड कर दो। अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप मार्केटिंग ज़्यादा कर दो, नहीं है तो कम करो। ये मेथड क्या करता है, ज़्यादा लॉजिकल नहीं है, कि जो आप अफोर्ड कर सकते हो वो आप यूज़ करो। तो आपको कंडीशंस को भी तो समझना पड़ेगा, तो ये मेथड इतना यूज़ नहीं किया जाता। देन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड का मतलब क्या है, कि आप जैसे कॉस्ट लगा रहे हो और उससे आपको क्या मिलता है, बेनिफिट। तो जब तक आपको बेनिफिट मिल रहा है तब तक आप क्या करते रहो, मार्केटिंग बजटिंग करते रहो, यानी कि तब तक पैसा लगाते रहो। जैसे ही वो स्टेज आए कि आपने पैसा लगाया पर रिटर्न नहीं मिला, तो वहाँ उसके बाद आपको और पैसा नहीं लगाना है। जब तक आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ होने पे बेनिफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है तब तक आप क्या करते रहो, पैसा लगाते रहो, यानी कि आपको रिटर्न मिल रहा है तब तक आप क्या करो, बजट में पैसा लगाते रहो। देन कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड, कि आपके कंपटीटर्स कितना स्पेंड कर रहे हैं आप भी उतना ही स्पेंड करो। जैसे कोलगेट और पेप्सोडेंट है तो कोलगेट उतना ही स्पेंड करे जितना पेप्सोडेंट स्पेंड कर रही है, या पेप्सी उतना ही स्पेंड करे जितना कोका कोला स्पेंड कर रही है। तो वो होता है कॉम्पिटिटिव पैरिटी। देन इंक्रीमेंट मेथड। इंक्रीमेंट मेथड का मतलब क्या है, पिछली बार जितना किया था उससे थोड़ा और ज़्यादा स्पेंड करो, और अब जितना करो नेक्स्ट ईयर उससे और थोड़ा ज़्यादा, तो हर बार इंक्रीमेंट थोड़ा बढ़ाते जाओ। वो मेथड हमारा क्या होता है, इंक्रीमेंट मेथड। और ये भी थोड़ा मीन्स इस पर भी हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है। क्यों, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर साल आपको बढ़ाने की ज़रूरत होती है, कभी आपको कम करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो ये मेथड भी इतना यूज़ नहीं किया जाता। देन आर्बिट्रेरी मेथड। आर्बिट्रेरी मेथड भी क्या है, बस एक स्टेप अहेड है अफोर्डेबिलिटी मेथड से। कि आप पहले तो क्या करते हो, कि आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है, कि आप इतना ज़्यादा उस पर सोचते नहीं। अफोर्डेबिलिटी का तो सिंपल मतलब यही है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतनी आप बजटिंग करो। बट आर्बिट्रेरी का मतलब क्या है, कि थोड़ा बहुत स्टडी करके, ज़्यादा डीप में आप स्टडी नहीं करते, ऊपर ऊपर से देख के और फिर बोल देते हो कि ठीक है 20 लाख लगाने हैं, 30 लाख लगाने हैं। तो वो हमारा क्या होता है, आर्बिट्रेरी मेथड। एक मेथड होता है जजमेंट मेथड। जजमेंट मेथड का मतलब क्या है, एक्सपर्ट उसकी स्टडी करेंगे और उनकी जजमेंट के बेस पे आप अपने बजट को डिटरमाइन करोगे। नाउ बॉटम अप अप्रोच के अंदर कौन कौन से मेथड आते हैं, एक है एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, और ये वही मेथड है जो हमने प्रोसेस स्टडी की है, कि जो प्रोसेस है वो इसी मेथड के ऊपर बेस्ड है, कि पहले एडवर्टाइजमेंट के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना, फिर उसके बेस पे कौन कौन से टास्क हमें परफॉर्म करने हैं वो बताना, और फिर अपने बजट को डिटरमाइन करना। तो वही हमारा क्या है, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। या फिर आप स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को यूज़ करके अपने बजट को डिटरमाइन कर सकते हो। सो दीज आर दी वेरियस मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग बजट।
I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting.